नमस्कार साथियों। मैं शिवम मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं सीजीएस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं फेसबुक के हमारे ऑफिशियल पेज पे, तो आप सभी का स्वागत है फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो संबंधित है बेसिकली आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए जो हिंदी मेन सब्जेक्ट है आपका, उसी सीरीज का एक वीडियो है ये, जिसमें कि आज के वीडियो में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे छोटी सी बेसिकली टीजीटी हिंदी मेन सब्जेक्ट के सिलेबस की, यानी कि पाठ्यक्रम की। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हिंदी भाषा में या हिंदी साहित्य में क्या विषय आएंगे, कितना लेंथ होगा सिलेबस का, क्या क्या हमें पढ़ना होगा, इसको लेकर जो है एक तरीके से सशंकित हैं, या इसको लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में एक दुविधा बनी हुई है लगातार। तो इसी दुविधा का समाधान करने के लिए मैं आपका दोस्त और आपका एक तरीके से शिक्षक, आप जो जिस रूप में देखना चाहें, आपके सामने फिर से उपलब्ध हूं एक नया वीडियो लेके। दोस्तों, इस वीडियो का एक पर्पज और भी है, आपको मैं पहले ही बता दूं। हम लोग 20 जुलाई से एक नया बैच शुरू कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी हिंदी मेन सब्जेक्ट का भी। कॉमन पेपर के लिए एनवीएस, डीएसएसबी और केवीएस के बैचेज ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, एडमिशन उसमें चल रहे हैं। तो आप हमारी वेबसाइट जो है www.cgscoaching.com/online-coaching, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन का लिंक है। अगर आप सीधे वेबसाइट पे जाते हैं तो भी ऑनलाइन कोचिंग पे क्लिक करके आप कंसर्न पेज पे पहुंच जाते हैं, और वहां पे सारे नए कोर्सेज आपको ऊपर से नीचे के क्रम में एक साथ दिखेंगे। तो आपका जो भी कंसर्न कोर्स होगा आप उस पर जाकर सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, डेमो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप हिंदी से फॉर्म भर रहे हैं एनवीएस का, या आने वाले समय में आप डीएसएसएसबी का हिंदी से फॉर्म भरना चाह रहे हैं टीजीटी का, और पीजीटी में फिर केवीएस में भी हिंदी आती है, मेन सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें पीजीटी की, तो डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस तीनों जगह पे पीजीटी हिंदी मेन सब्जेक्ट आपसे पूछी जाएगी। और अगर आप मान लीजिए टीजीटी लेवल पे तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं, तो टीजीटी लेवल पे आपसे केवीएस में फिलहाल अभी तक जो परीक्षा का पैटर्न रहा है उसमें हिंदी मेन सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी कि मेन सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, जनरल पेपर ही होता है सारे सब्जेक्ट्स का, सारे विषयों में। लेकिन हाँ, नवोदय विद्यालय समिति का जो परीक्षा अभी 2019 का अनाउंस किया गया है उसमें भी, और पहले से भी, और डीएसएसएसबी यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो है, उसमें अगर आप दिल्ली के सरकार के स्कूलों के अंदर टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं हिंदी भाषा और साहित्य से, तो वहां पे भी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने होते हैं। और उसके अंदर आपका साहित्य का भी पक्ष होता है, लिपि का भी पक्ष होता है, भाषा का व्याकरण भी होता है, और साथ ही साथ जो शिल्प और काव्य सौंदर्य की चीजें हैं उनकी भी समझ जरूरी हो जाती है दोस्तों। तो इसी पे हम एक बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी हिंदी मेन सब्जेक्ट के सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम की। इसी तरीके से अगले वीडियो में हम बात करेंगे, जो आपको मिलेगा यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, उसमें हम बात करेंगे पीजीटी हिंदी जो है मेन सब्जेक्ट, उसका क्या पाठ्यक्रम होगा, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा और क्या नहीं पढ़ना होगा, इसके बारे में। और साथ ही साथ इसी सीरीज में कुछ और वीडियोस आपको आएंगे जिसको देखकर आप अपना मन बना सकते हैं, आप अपना निर्णय कर सकते हैं कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे बैच से, तो 20 तारीख तक आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। 20 तारीख तक एडमिशन ओपन है और आप एडमिशन लीजिए, और 20 तारीख से हम लोग रेगुलर बैच जो है उसको कंटिन्यू कर लेंगे मेन सब्जेक्ट का। टाइमिंग वगैरह के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, आप उस लिंक को फॉलो करके सीधे सीधे हमारे से जुड़ सकते हैं। एक बेसिक जानकारी थी जिसको देना जरूरी था, ताकि आपको पता हो कि ये वीडियो का उद्देश्य क्या है और किस परिप्रेक्ष्य में आप इस वीडियो को देखें और समझें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है ऑब्वियसली पहले से ही। तो देखिए, ये टीजीटी का नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो अपडेटेड सिलेबस है वो है, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि DSSSB की तरफ से डिटेल्ड सिलेबस अपडेट नहीं किया जाता। लेकिन जो पिछले सालों के प्रश्न पत्र हैं, लगातार चूंकि हम उस संदर्भ में बच्चों से बातचीत हमारी होती रह रही है, मार्गदर्शन हम देते रह रहे हैं, तो उस विषय के हिसाब से जो पिछले सालों के प्रश्न पत्र हैं उनको देखने के बाद मुझे जो समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर हम ये पढ़ाई भी कर लें जितना सिलेबस इन्होंने दिया है नवोदय विद्यालय वालों ने, तो भी आप डीएसएसबी और नवोदय विद्यालय दोनों ही परीक्षाओं को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और दोनों ही परीक्षाओं में अधिकतम अंक प्राप्त करने के योग्य बन सकते हैं। तो इसी सिलेबस को हम फोकस करते हैं दोस्तों। देखिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है टीजीटी हिंदी मेन सब्जेक्ट सिलेबस, और टीजीटी हिंदी यानी कि डीएसएसबी और नवोदय विद्यालय में, केवीएस में आती नहीं है। अगर किसी और स्टेट की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए एक आधार हो सकता है तैयारी का, ये जो टॉपिक्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि अब आप ये चीज इग्नोर कर दीजिएगा कि लिखित प्रश्न पत्र यहाँ पे, यानी ये पहले का सिलेबस अपलोडेड है, वही सिलेबस अभी भी उन्होंने रखा हुआ अपनी वेबसाइट पे, बदला नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले परीक्षा डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे होती थी, अब ये परीक्षा पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव बेसिस पे है। तो प्रश्न आपके जो बनेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही बनेंगे। 100 क्वेश्चन डीएसएसबी में भी सब्जेक्ट के आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके नवोदय विद्यालय समिति वाले परीक्षा में भी आएंगे। बाकी कॉमन पेपर के क्वेश्चन होंगे, डीएसएसबी में 100 होंगे सब मिला के, नवोदय विद्यालय टीजीटी में टोटल 35 होंगे, बाकी भाषा के 45 प्रश्न और होंगे। तो टोटल देखा जाएगा तो 80 प्रश्न होंगे, जिसमें लेकिन भाषा वाले प्रश्न आप जानते हैं हिंदी, इंग्लिश और जो रीजनल लैंग्वेज है वो क्वालिफाइंग होंगे, मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। चलिए, तो अब इसमें देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखिए क्या लिखा हुआ है। गद्य साहित्य से शुरू किया हुआ है सिलेबस को इन्होंने अपने पाठ्यक्रम को। गद्य साहित्य आप समझते होंगे कि जो भी हिंदी साहित्य है पूरा, उसको मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं।
पद्य साहित्य, गद्य साहित्य और चंपू काव्य का साहित्य। चंपू काव्य कहते हैं दोस्तों ऐसे काव्य को जिसमें कि गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं का प्रयोग होता है, दोनों ही शैलियों का प्रयोग होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो आदिकालीन जो साहित्य है, खासकर से अगर हम देखें जो एक तरीके से प्रशंसा में लिखे गए साहित्य होते थे, खासकर से अगर हम देखें तो उसमें भी इसकी स्थिति देखने को मिलती है। उसके साथ साथ एक बहुत बढ़िया उदाहरण इसका अगर आप देखें आधुनिक हिंदी साहित्य में, तो आप भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है भारत दुर्दशा, उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी बातें वार्तालाप के रूप में, नाटक के रूप में, जैसे नाटक का आप जानते हैं कि नाटक की जो शैली होती है बातचीत की, वो कैसी होती है, कथोपकथन आधारित होती है, यानी कि डायलॉग्स होते हैं उसमें, बातचीत के माध्यम से उसमें कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। तो बहुत सारी बातचीत उसमें है गद्य के रूप में। बीच बीच में उसमें क्या हो जाता है, बीच बीच में उसमें जो है कविता के रूप में, एक तरीके से पद्य के रूप में भी बात लेखक अपनी तरफ से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहना चाहते हैं। कभी वो जो है अलग अलग चरित्रों के माध्यम से कहलवाते हैं, कभी भारत खुद अपनी स्थिति बयान कर रहा होता है, कभी किसी और के द्वारा उस चीज को जो है बयान करवाया जाता है। तो उसी शैली को हम चंपू काव्य कहते हैं। फिलहाल गद्य साहित्य पे यहाँ पे सिलेबस हम पढ़ रहे हैं। गद्य यानी कि जो गद्य की अलग अलग विधाएं हैं, जिसमें कहानी है, जिसमें उपन्यास है, जिसमें यात्रा वृतांत है, जिसमें डायरी लेखन है, जिसमें संस्मरण है, जिसमें आप देखोगे नाटक है, एकांकी है, ठीक है, तो निबंध है। ये सारे जो एक तरीके से फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं, विधाएं हैं साहित्य की, उनको हम गद्य में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वर्णनात्मक हो सकता है, विचारात्मक हो सकता है, इस पे हम अलग से भी चर्चा करेंगे आगे जब बात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं। तो सबसे पहला क्या हो गया इसका टॉपिक, हिंदी साहित्य का उद्भव क्या है, कब से हिंदी साहित्य कैसे कैसे शुरू हुआ है, विकास इसका कैसे किस क्रम में हुआ है, और गद्य साहित्य की विधाएं कौन कौन सी, जो मैंने आपको बात अभी बताई वही हमारा पहला टॉपिक होगा। तो हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे कि भाई क्या अंतर है कहानी में और उपन्यास में, क्या अंतर होगा एकांकी और नाटक में, क्या अंतर होगा निबंध में, किस तरीके से हम इसको एक तरीके से अनुच्छेद लेखन या टिप्पणी लेखन जिसको हम कहते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग विधाओं से अलग कर पाएंगे निबंध को। ये सब बातें हम लोग दोस्तों यहाँ पे करेंगे। साथ ही साथ हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास की जब बात की जाएगी तो इसकी शुरुआत हम जब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कम से कम हमें जो है आदिकालीन हिंदी साहित्य से शुरू करना पड़ेगा। आदिकालीन हिंदी साहित्य जब हम शुरू करेंगे दोस्तों, तो वहां पे हम कहीं ना कहीं जो रासो साहित्य है पूरा आप जानते हैं, जो कि राजाओं की प्रशंसा में लिखा जाता था दरबारी कवियों के माध्यम से, जिसमें बड़ा प्रसिद्ध आप जानते हैं पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, ठीक है, विशलदेव रासो है। तो ये सारे जो रासो साहित्य से वहां भी बात करेंगे हम लोग। उसके अतिरिक्त हम बात करेंगे उसमें सिद्ध साहित्य की भी, नाथ साहित्य की भी बात करेंगे, और खड़ी बोली का जो उद्भव है वो भी हम देखते हैं अमीर खुसरो जैसे संतों की काव्य धारा में, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। आदिकालीन से आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल के बारे में। उसके बाद हम भक्ति काल में जब पढ़ेंगे तो उसमें भी अलग अलग एक तरीके से हम उसको एनालाइज करेंगे, विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ेंगे, जिसके अलग अलग खंड होंगे, जिसमें आप देखेंगे निर्गुण साहित्य होगा, सगुण साहित्य होगा। निर्गुण जो भक्ति धारा होगी उसमें अगर हम बात करेंगे तो उसमें माना जाता है कि ईश्वर जो है वो गुणों से परे है, गुणातीत है। यानी ये नहीं कि उसके अंदर गुण नहीं है, बल्कि ये कि इतने गुण हैं कि उनके अंदर हम गुणों के आधार पर कल्पना या तुलना कर ही नहीं सकते हैं। वो गुणों से काफी आगे निकला हुआ चीज है, काफी आगे की संकल्पना है, काफी आगे का संप्रत्यय है। इस संदर्भ में देखा जाता है जो गुणों में बाधा न जा सके उसको हम गुणातीत या निर्गुण कहते हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं जो ईश्वर की कल्पना है वो एक आकार के रूप में, एक मूर्ति के रूप में नहीं है, बल्कि एक तरीके से हम कहें कि बिना किसी आकार के, जिसमें जैसे आप कविताएं पढ़ेंगे उसमें तो कबीर का साहित्य आ जाएगा उसमें हम। तो दोस्तों इसमें निर्गुण काव्य साहित्य हो जाएगा, सगुण काव्य साहित्य हो जाएगा। जब हम निर्गुण में जाएंगे तो भी और सगुण में जाएंगे तो भी उसका अलग अलग से खंडन फिर से होगा। जैसे कि आप एक तरफ राम भक्ति शाखा पढ़ेंगे, एक तरफ कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ेंगे सगुण में जाने पे। तो ये सब विवरण हम यहाँ पे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। रीतिकाल पढ़ेंगे, रीतिकाल में भी आप देखेंगे लक्षण ग्रंथ परंपरा के बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे। रीति सिद्ध काव्य क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें भी कुछ भक्ति धाराएं चलती रही हैं भक्ति काल के बाद, रीतिकाल में भी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और रीतिकाल का सबसे प्रसिद्ध कवि जो आप जानते ही हैं बिहारी लाल को माना जाता है, बिहारी सतसई उनकी रचना है, जिन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया कहा जाता है उनके बारे में। तो उन सबको आगे पढ़ते हुए हमको बढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे क्रमशः। फिर हिंदी भाषा को किस रूप में, यानी कि खड़ी बोली हिंदी को किस रूप में साहित्य में स्थान मिला, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा कि भाई हिंदी नए चाल में ढली। तो उसका कहने का दो ही तात्पर्य था, एक तो गद्य का उद्भव था, गद्य का विकास था, जैसे कि पुनर्जागरण से प्रभावित होकर, यूरोपीय साहित्य से प्रभावित होकर भारत में भी गद्य रचनाएं लिखी जाने लगी। साथ ही साथ अब जो है गद्य रचनाओं के लिए जो हम देखता, अगर भाषा की उपयुक्तता की बात करें तो खड़ी बोली हिंदी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। तो ये सारी चर्चा इसमें हम लोग करते चलेंगे। फिर आधुनिक साहित्य में आएंगे तो आधुनिक साहित्य में हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से होते हुए नई कविता का जो युग है, जो समकालीन कविता का युग है, जो वर्तमान युग है, जिसमें कि अलग अलग साहित्य लिखे जा रहे हैं, नारी विमर्श के ऊपर, दलित साहित्य लिखे जा रहे हैं, दलित विमर्श के ऊपर बातें हो रही हैं। ये सारी चीजों को हम इसमें अकोमोडेट करने की, शामिल करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, अच्छे तरीके से, अर्थपूर्ण तरीके से
पढ़ेंगे कंसेप्ट को समझते हुए, और साथ ही साथ चूंकि एग्जाम की जो प्रकृति है टीजीटी और पीजीटी की, खासकर से एनटीए की जो परीक्षाएं हो रही हैं अभी, जो हुई हैं नेट के अंदर या जो हुई हैं पीजीटी के अंदर एनबीएस के, उसमें ये देखा गया है, हमने एनालाइज किया है कि अब प्रश्न जो है वो थोड़े से फैक्चुअल ओरिएंटेशन की तरफ बढ़े हैं, यानी कि ज्यादा आप कह सकते हैं कि भाई आंकड़ों पर आधारित प्रश्न है, तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में आपको पीडीएफ सामग्री दी जाएगी जो कि बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही टू द पॉइंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको जाल दे दिया जाए और जाल में आपको छोड़ दिया जाए और आप उस जाल में उलझ कर रह जाए। ऐसा उलझना है तो फिर तो बहुत सारी पुस्तकें मार्केट में हैं, तो आपको टू द पॉइंट चीजें जहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मिल सके आपको परीक्षा में साथ में प्रोवाइड की जाएंगी। आपको उसका अभ्यास भी करवाया जाएगा प्रश्नों के माध्यम से, वीडियो की चर्चाओं के माध्यम से, क्वेश्चन डिस्कशन के माध्यम से, तो काफी अच्छे से तैयारी करेंगे दोस्तों। अब इसके अंदर देखिए अगला टॉपिक लिखता है उपन्यास पर आधारित प्रश्न। तो उपन्यास पर आधारित प्रश्न यानी कि हिंदी गद्य साहित्य के अंदर जो अलग अलग विधाएं हैं उनके ऊपर हमको अलग अलग से प्रश्न करने पड़ेंगे, जिसमें कि उपन्यास जब हम पढ़ेंगे तो उपन्यास के अंदर हमको ये पढ़ना होगा कि भाई उपन्यास का जो पूरा का पूरा विभाजन है उपन्यास साहित्य का, उसको हम किस तरीके से बांट सकते हैं ये देखा जाएगा इसमें। और आप जानते हैं कि उपन्यास और कहानी ये दोनों ऐसी विधाएं हैं गद्य की जो कि प्रेमचंद के इर्द गिर्द घूमती हैं, और मुंशी प्रेमचंद को ही कहीं ना कहीं इसके नामकरण का आधार भी बनाया जाता है। प्रेमचंद के पहले का युग, प्रेमचंद का युग और प्रेमचंद के बाद का युग, इस तरीके से पूरी की पूरी उपन्यास और कहानी जो विधा है गद्य की, इसके पूरे के पूरे विकास यात्रा को, पूरी की पूरी इसकी जो संपदा है साहित्य की, उसको बांटा जाता है दोस्तों। तो उसको भी हम पढ़ेंगे। और समकालीन कौन से रचनाकार रहे, प्रेमचंद के पहले जो उपन्यास लिखी गई उनकी क्या प्रवृत्तियां रही, प्रेमचंद के उपन्यास की क्या खासियत रही, प्रेमचंद के उपन्यास में शिफ्ट क्या आया। आप देखेंगे प्रेमचंद शुरू में जो उपन्यास लिखते हैं वो ज्यादातर उपन्यास आइडियलिस्टिक या आदर्शवाद पर आधारित होते हैं। धीरे धीरे वो यथार्थता की तरफ बढ़ते हैं, और जो आखिरी उपन्यास आप उनका पढ़ते हैं गोदान के रूप में 1936 में जो उन्होंने लिखा, उसमें यथार्थता का एक तरीके से बिल्कुल नग्न दृश्य उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो बिल्कुल आदर्शवादिता से बढ़ते हुए यथार्थता के चरम पे किस तरीके से उनका साहित्य पहुंचा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे इसके अंदर। साथ में थोड़ा सा जो फैक्चुअल डेटा मैंने आपको बताया, अलग अलग उपन्यासकारों, अलग अलग कहानीकारों की जो रचनाएं हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, किस तरीके से उन्होंने साहित्य लिखा, क्या किसका मूल कथ्य रहा, क्या किसका मूल भाषा शैली की विशेषता रही, ये सब हम इसमें चर्चा करेंगे दोस्तों। अब उसके बाद देखिए नाटक है। अब नाटक आप जानते हैं कि नाटककार भारत में हिंदी साहित्य में सबसे महान जिसको माना गया या सबसे महत्वपूर्ण जिसको माना जाता है वो माना जाता है जयशंकर प्रसाद साहब को। तो जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के आधार पर ही कहीं ना कहीं पूरे के पूरे नाटक के साहित्य का हम जो है विभाजन करते हैं, अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, निबंध पे आएंगे। निबंध आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल का वरद हस्त है निबंध में, निबंध में भी अगर हम देखेंगे तब भी, और साथ ही साथ आलोचना में भी इनका हाथ जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं इसमें, और भी जो है बहुत सारे विचारक, बहुत सारे एक तरीके से लेखक इसमें हमको दिखाई देंगे, रचनाकार दिखाई देंगे। तो उन पे भी हम एक चर्चा अच्छी सी करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ यात्रा दे दी यहाँ पे दिया हुआ यात्रा वृत्तांत के ऊपर, जैसे राहुल सांकृत्यायन का नाम आप सब जानते होंगे, यात्रा वृत्तांत में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद संस्मरण हो गया, एक तरीके से मेमोरायर, जिसको हम मेमोयर कहते हैं, आत्मकथा हो गई या जीवनी हो गई। तो आत्मकथा हो जाती है दोस्तों जब कोई व्यक्ति अपनी गाथा खुद लिखता है, अपने जीवन की जो एक तरीके से विवरण है अपने जीवन का, उस विवरण को खुद प्रस्तुत करता है लेखनी के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, तो उसको आत्मकथा कहा जाता है। उसको हम बायोग्राफी कहते हैं एक तरीके से, सॉरी उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और अगर हम जीवनी लिखते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति और किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन परिचय को दे रहा है, जीवन परिचय के ऊपर आधारित, जीवन घटनाओं के ऊपर आधारित एक साहित्य की रचना कर रहा है, तो उसको हम जीवनी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में आप इसको बायोग्राफी कहते हैं। तो ये अंतर रहेगा दोनों में। इस पर भी आधारित प्रश्न हम करेंगे और रिपोर्टाज पर भी आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो ये कुछ गद्य की विधाएं। अगले स्लाइड पे हम चलते हैं दोस्तों, देखिएगा अगली स्लाइड में काव्य भाग के ऊपर चर्चा है। तो काव्य मैंने जैसा आपको बताया कि भाई हिंदी साहित्य को मुख्यतः दो हिस्सों में, यानी कि गद्य और पद्य, या आप कह लीजिए कि गद्य साहित्य और काव्य साहित्य में बांटा जाता है। काव्य साहित्य पहले से हिंदी साहित्य में आता रहा। गद्य का आविर्भाव जो है आधुनिक हिंदी साहित्य में माना जाता है 1800 एक तरीके से 50 के बाद का जो समय है, जिसको भारतेंदु युग के रूप में देखा जाता है आधुनिक साहित्य के अंदर, वहां से गद्य का आविर्भाव माना जाता है। तो ये सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे। और काव्य जो है वो पहले से ही हमारे हिंदी साहित्य का एक तरीके से मुख्य विधा रही है, लगातार काव्य में ही रचनाएं लिखी गई पहले। तो काव्य भाग भी इसमें हमसे पूछा जाएगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं हिंदी काव्य का विकास, आदिकालीन काव्य पर प्रश्न। आदिकाल जैसे मैंने पहले चर्चा की आपसे, जब हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास की बात की जाएगी तो हिंदी साहित्य में तो गद्य और पद्य दोनों आएगा। तो कहीं ना कहीं आदिकालीन जो साहित्य है, आदिकालीन जो काव्य हैं, उन पर आधारित प्रश्न होंगे कि भाई उनमें क्या प्रवृत्तियां रही, कौन कौन से लेखक रहे, क्या क्या रचनाएं हुई उनकी, किस रचना
के अंदर किस राजा की बात की गई, या उसके ऊपर ऐतिहासिक जो एक दो प्रश्न बनते हैं इंफॉर्मेटिव, वो भी क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे लिए। तो हमें कहीं ना कहीं कथानक भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें होंगी। अगला भक्तिकालीन काव्य पर प्रश्न होंगे, निर्गुण काव्य, सगुण काव्य तथा सूफी काव्य। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई जब हम निर्गुण में जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा होती है और प्रेमाश्रयी शाखा होती है। ज्ञानाश्रयी शाखा को कहीं ना कहीं कबीर प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा को आप लोगों ने देखा होगा, पद्मावत फिल्म आई थी, उसकी इसी पे आधारित थी वो, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई रचना थी, तो वो उसको प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। जब सगुण में आप जाते हैं तो राम भक्ति शाखा है, जिसको कि तुलसीदास जी नेतृत्व देते हैं, और दूसरी तरफ कृष्ण भक्ति शाखा है, जिसमें कि सबसे महान कवि जो माने जाते हैं वो सूरदास जी माने जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने वर्णन किया, वैसा एक तरीके से सचित्र वर्णन, वैसा एक तरीके से वात्सल्यपूर्ण वर्णन जो है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का और कहीं देखने को शायद ही मिले। इस आधार पर हम इसकी चर्चा जो है निर्गुण सगुण सूफी काव्य के रूप में कर सकते हैं। जो प्रेमाश्रयी शाखा है उसी में सूफी काव्य भी आता है दोस्तों। रीतिकालीन काव्य पर प्रश्न होंगे, जैसा मैंने पहले बताया आपको। रीतिकाल जो तीसरा काल माना जाता है, जिसको कि कहीं ना कहीं एक तरीके से इसमें भी आप देखेंगे तो दरबारी कविता की प्रशंसा है, कहीं ना कहीं एक तरीके से सामंतवाद की झलक इसमें देखने को मिलती है। हम देखते हैं जैसे गदराने तन गोरटी ऐपन आड़ लिलार, बिहारी ने लिखा। जैसे इसमें आप देखेंगे कि कहते हैं ना गागर में सागर भरने की बात, यानी कि एक ही छोटे से दोहे में बहुत सारी रचनाओं को, बहुत सारी एक तरीके से क्रियाओं को, बहुत सारे एक तरीके से हम बोले कि एक्शंस को एक तरीके से व्यक्त करने की कोशिश की जाती है। जैसे एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल आता है बिहारी लाल का, आप देखेंगे रीतिकाल के अंदर, जो कि इस चीज को व्याख्यायित कर सकता है। जैसे कि वहां पे कहते हैं कि भी कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन हुई सो बात। नायक नायिका पूरे भरे हुए दरबार में, भवन के अंदर क्या कर रहे हैं, सात सात घटनाओं का वर्णन एक छोटे से दोहे में कर दिया। कहत, एक दूसरे से कहते हैं, बातचीत करते हैं। नटत यानी कि नाटक भी करते हैं एक दूसरे के सामने, मतलब भाव भी खाते हैं, आप जिसको साधारण भाषा में कहें, या फिर आप कहें कि मान करते हैं। और उसके बाद कहत नटत रीझत, रीझ भी जाते हैं, प्रसन्न भी हो जाते हैं तुरंत थोड़ी देर में। खींचत, फिर से गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, खींच जाते हैं एक दूसरे से, नाराज हो जाते हैं। खिलत, फिर से खिलकर हंसने लगते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं, यानी कि नैनो नैनो में ही मिलन भी होता है उनका। और फिर लजिया, जैसे मिलन होता है वैसे वो लजा भी जाते हैं, शर्मीलापन आ जाता है उनके अंदर, शर्मा जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं उन्होंने एक दोहे में कह दी। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि गागर में सागर भरने की परंपरा कहीं ना कहीं रीतिकालीन साहित्य के अंदर, बिहारी लाल के साहित्य में मुख्य रूप से दिखाई देती है। संत काव्य भी इसमें रहे हैं बहुत सारे, तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे देखेंगे। और आधुनिक कालीन जो काव्य हैं देखिएगा, तो आधुनिक कालीन काव्य पर भी प्रश्न होंगे इसमें दोस्तों। और आधुनिक कालीन काव्य पर जब प्रश्न होंगे तो मैंने आपको जो बताया, भारतेंदु युग 1800 से 1850, सॉरी 1850 से 1900, द्विवेदी युग जिसमें कि 1900 से लेकर 1918 माना जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके प्रणेता माने जाते हैं, सबसे मुख्य रचनाकार माने जाते हैं। छायावाद जिसमें कि जयशंकर प्रसाद, और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो महादेवी वर्मा, सुमिंद्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुख्य रूप से ये चार इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, रचनाकार माने जाते हैं। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद जो आप जानते हैं मार्क्सवाद की विचारधारा पर आधारित है, और मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे प्रगतिवाद के अंदर तो रामविलास शर्मा हो गए, या फिर इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो मुक्तिबोध हो गए। ये सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं आपको अपने मुख्य कवियों के रूप में, मुख्य रचनाकारों के रूप में दिखाई देंगे। इसके बाद प्रयोगवाद, प्रयोगवाद जनरली हम देखते हैं अज्ञेय जी से संबंधित एक जो है साहित्य की विधा हो जाती है, साहित्य का एक युग हो जाता है पूरा का पूरा। और प्रयोग के वाद के अंदर व्यक्तिवादिता के ऊपर बात है, एक तरीके से जो शहरी अकेलापन है, अजनबीपन है, इन चीजों के ऊपर बात है। तार सप्तक की रचना उन्होंने की 7 कवियों को मिलाकर, उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके ऊपर प्रश्न बनते हैं। तो प्रयोगवाद पे बात करेंगे हम लोग। नई कविता का युग जो है, समकालीन कविता का जो युग है, इस पे हम बात करेंगे, जिसमें कि अलग अलग जो है रचनाकार दिखेंगे आपको। दुष्यंत कुमार जैसे मान लीजिए हैं, अब गजल लिखे उन्होंने, हिंदी में गजलों की परंपरा शुरू करी, और आप सबने वो गजल सुनी होगी, उनकी बड़ी फेमस थी। वैसे तो सारी ही फेमस है, बट अगर मुख्य रूप से हम बात करें तो भाई सिर्फ हंगामे खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो ये जो अलग अलग विधाएं, अलग अलग युग, अलग अलग सारी चीजें हैं, उनको हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब अगला खंड देख लेते हैं क्या है इसमें। तो अगला खंड इसमें दोस्तों है हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक व्याकरण। तो देखिए, अब यहां तक तो हमने साहित्य की चर्चा की, काव्य और गद्य की। अब यहाँ पे तीसरा जो खंड आपके सिलेबस का होगा, टीजीटी हिंदी मेन सब्जेक्ट का, वो हो जाएगा आपका हिंदी भाषा का विकास और व्यवहारिक व्याकरण। यानी कि हम किस तरीके से व्यवहार में हिंदी भाषा के व्याकरण का प्रयोग करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, अपने रोजमर्रा की एक तरीके से दैनिक जीवन में जो भाषा का प्रयोग है उसमें, और हिंदी भाषा का आविर्भाव या विकास कैसे हुआ, किस क्रम में हुआ। तो इसमें जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो पूरा का पूरा विकास यात्रा जो हिंदी की है उसको चर्चा करनी पड़ेगी आपको, कि भाई संस्कृत से किस तरीके से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, दक्षिणी हिंदी से होते हुए खड़ी बोली हिंदी का आविर्भाव हुआ। और साथ ही साथ
हिंदी जो आज की भाषा है जिसमें मुख्य रूप से खड़ी बोली को मानकीकृत किया गया है, उसकी उपभाषाएं कौन सी हैं? तो आप जानते हैं 5 उपभाषाएं इसकी हो जाती हैं, पश्चिमी हिंदी वगैरह, तो उसको हम पढ़ेंगे। उसके साथ-साथ बोलियां इसकी कितनी हैं? तो ये सारी चीजें भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। भाषा, बोली और उपभाषा में अंतर क्या है वो समझने की कोशिश। फिर अब जानते हैं कि भाई भाषा जो है वो एक तरीके से मौखिक और लिखित दोनों रूपों में, लेकिन लिखित रूप में होने के लिए जरूरी क्या है? उसके लिए कोई ना कोई लिपि होनी जरूरी है, स्क्रिप्ट होनी जरूरी है। तो हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट क्या है, लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, उसका मानकीकरण कैसे हुआ, कैसे नियम बने जो नियमों का पालन करके आज हम लोग लिखते हैं हिंदी भाषा को, ये सब चर्चा इसमें होगी। फिर वर्ण विचार आ जाएगा। आप सब जानते हैं कि भाई भाषा का व्याकरण अगर हमें सीखना है तो 3 खंडों में सीखना होता है। एक तो ध्वनि संरचना, एक शब्द संरचना, और तीसरा हो जाता है आपका वाक्य संरचना। तो सबसे पहले हम ध्वनि संरचना सीखेंगे वर्ण विचार के तहत, यानी कि वर्णमाला जिसको आप कहते हैं, अल्फाबेट्स जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं। इसके अंदर हम उच्चारण, वर्तनी और संधि, ये 3 चीजें समझेंगे कि भाई कैसे लिखा जाएगा, स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, उच्चारण कैसे होना चाहिए सही सही, और संधि कैसे होगी। तो इसमें मुख्य रूप से आपसे स्वर, व्यंजन, इनके प्रकार, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी कि भाई अल्प प्राण व्यंजन क्या है, महाप्राण व्यंजन क्या है, अघोष और सघोष व्यंजन कौन से हैं, संघर्षी, स्पर्शी और स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होंगे, नासिक के या अनुनासिक व्यंजन कौन से होंगे, संयुक्त व्यंजन कौन से होंगे, अंतस्थ व्यंजन कौन से होंगे। इस तरीके के उच्चारण स्थान के आधार पर भी पूछ सकता है कि भाई कंठ व्यंजन कौन से होंगे। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि भाई दंत व्यंजन कौन से होंगे, ओष्ठ व्यंजन कौन से होंगे। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें आप लोग इसमें पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आ जाता है, देखिएगा अब इसमें क्या है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक का मतलब हो गया जैसे अंग्रेजी में आप पढ़ते हैं होमोफोन्स, कि वे सुनने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे श्रुति सम भिन्नार्थक में अंश है, अंश का मतलब होता है हिस्सा, और एक होता है अंश, अंश का मतलब हो जाता है कंधा। तो एक ही जैसा सुनने में लग रहे हैं लेकिन उनका अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे इंग्लिश में आप देखते हो WRIT राइट, और RIGST भी राइट, तो सुनने में तो एक जैसा लग रहा है, दोनों का उच्चारण तो एक जैसा है लेकिन स्पेलिंग अलग है, इसलिए अर्थ भी अलग अलग है। तो उसी को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी कि सुनने में जो समान लगे लेकिन अर्थ में भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वो हमको पढ़ना होगा शब्द विचार के अंदर पहला। उसके बाद हम देखेंगे, पढ़ेंगे क्या, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द आप जानते हैं जो विकारी तत्वों के आधार पर बदल जाते हैं, जैसे कि विकारी तत्व कौन कौन से हैं, तो लिंग, वचन और कारक हैं, तो उनको भी पढ़ना होगा आपको। पहले विकारी तत्व पढ़ेंगे, लिंग, वचन और कारक हिंदी में कैसे कैसे किस तरीके से। बहुत प्रश्न इसमें ग्रामर के बन सकते हैं, भाई कोई शब्द देकर पूछेगा इसका अन्य लिंग रूप बताइए, कोई शब्द देकर पूछेगा इसका बहुवचन रूप बताइए, इसमें कारक कौन सा है बताइए वाक्य के अंदर, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। तो ये सारी चीजें इसमें बनेंगी। फिर उसके आधार पर विकारी शब्द हो जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इनमें परिवर्तन हो जाता है और इसलिए इनको विकारी कहा जाता है। संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम के ऐसे ही आप प्रकार पढ़ेंगे, मुख्य रूप से 6 प्रकार उसके हम पढ़ेंगे। उसी तरीके से विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे और क्रिया के प्रकार भी हम पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से। सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, नाम धातु क्रिया किसको कहेंगे आप, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। उसमें जो है संयुक्त क्रिया किसको कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया किसको कहेंगे, तमाम सारे उसके अलग अलग वर्गीकरण होंगे, वो सब पढ़ेंगे। अविकारी शब्दों में जाएंगे जो नहीं बदलते हैं विकारी तत्वों यानी कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार, तो उसमें क्या पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अच्छे से किस बारे में, हम पढ़ेंगे उसके अंदर अविकारी शब्दों में बेसिकली क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब के बारे में, समुच्चय बोधक शब्दों के बारे में, प्रीपोजिशन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं यानी संबंध बोधक शब्दों के बारे में, विस्मयादि बोधक शब्दों के बारे में और निपात शब्दों के बारे में जिसको इंग्लिश में आप इंटरजेक्शंस कहते हैं। तो उसको भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद आएगी बात वाक्य रचना की, जैसे मैंने आपको कहा कि ध्वनि हो गई, शब्द हो गया, अब क्या बात आ जाएगी, सेंटेंस यानी कि वाक्य रचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो वाक्य रचना में 2 आधार पर हम बांटते हैं इसको, एक तो इसकी बनावट के आधार पर जिसमें कि हम पढ़ेंगे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, और अर्थ के आधार पर जिसमें हम पढ़ेंगे निषेधवाचक वाक्य क्या होते हैं, विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे उसके अंदर क्या कि भाई प्रश्नवाचक क्या है, आज्ञावाचक, आज्ञा सूचक वाक्य क्या होंगे, इच्छा सूचक कौन से होंगे, ठीक है, संभावना सूचक कौन से होंगे, ये सारी चीजें, शर्त बोधक या सांकेतिक वाक्य कौन से होंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ देखिए क्या है, पद परिचय दे दिया, तो पद परिचय भी इसमें हम करेंगे। अलंकार पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग, जो कि कहीं ना कहीं काव्य शास्त्र का विषय हो जाता है, यहाँ पे इसी में दे दिया इन्होंने। तो अलंकार में आप शब्दालंकार और अर्थालंकार, अर्थालंकार के कई भेद हैं। शब्दालंकार के अंदर हम लोग अनुप्रास, यमक और एक तरीके से श्लेष अलंकार पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें, अर्थालंकार में उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है, उसमें आप देखेंगे विरोधाभास है, उसमें आप देखेंगे हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, तमाम सारे हैं, संदेह अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, ये सब हम उसमें कहीं ना कहीं पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद
बाद शब्द शक्तियां पढ़ेंगे दोस्तों। शब्द शक्तियां जैसे कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो जब सीधे सीधे अर्थ होगा तो अभिधा, सांकेतिक अर्थ हो, सीधा अर्थ लेने में कठिनाई अनुभव हो तो लक्षणा, और जहां पे बहुत सारे अर्थ हो, बहुल अर्थों की संभावना हो वो है व्यंजना। तो ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ेंगे, उनका व्यवहारिक प्रयोग सीखेंगे, किसका क्या अर्थ है, किस तरीके से सवाल इसमें अब बनते ही है हर एक पेपर में, तो आप जानते हैं, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ये सब दोस्तों अभ्यास की चीजें होंगी, इसको रट के नहीं जाया जा सकता। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनाएंगे हम लोग चर्चा के दौरान, उस तरीके से इसके हमको कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और इसका सही उत्तर हम करना सीखेंगे। अपठित गद्यांश और पद्यांश आएंगे, जो कि आप सीटेट में भी जैसे तैयारी कर रहे थे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन आता ही था लैंग्वेज 1 में गद्यांश और पद्यांश का, है ना। चाहे हिंदी आपकी भाषा 1 थी तब आता था, हिंदी भाषा 2 थी तो गद्यांश आता था, पद्यांश नहीं आता था, भाषा 1 में पद्यांश भी आता था। तो मतलब कि भाई गद्य का हिस्सा दे देगा पैराग्राफ या फिर पोएम का हिस्सा दे देगा, आपको उसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उसके आधार पर प्रश्नों में से दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनना होगा। तो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल कहते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये भी हम लोग करेंगे, खूब सारी प्रैक्टिस, इसमें भी कोई दिक्कत होगी नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। उसके बाद संविधान में हिंदी की स्थिति क्या है, यानी कि हिंदी की संवैधानिक क्या प्रावधान है हिंदी को लेकर, भाई किस तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में बात की गई हिंदी को लेकर, आर्टिकल कौन कौन से हैं, हिंदी की क्या स्थिति रखी गई है, हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में कैसे देखा जाता है, प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है। प्रयोजन मूलक का मतलब हो गया कि भाई व्यवहार में जिस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और कार्यालयी हिंदी और मानक हिंदी। कार्यालयी हिंदी का मतलब कि कार्यालय में जब हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं किस तरीके की शब्दावली का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो बहुत सारे आपसे अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनका हिंदी अनुवाद भी पूछ सकता है, हिंदी के शब्द हैं उनका अंग्रेजी अनुवाद भी पूछ सकता है इसमें, ऑफिशियल जो लैंग्वेजेज होती हैं उसके अंदर जब हम बातचीत करते हैं औपचारिक रूप से, ठीक है। और मानक हिंदी आ जाएगा। मानक हिंदी का मतलब हो गया कि भाई जो स्टैंडर्ड हिंदी है, जो कि खड़ी बोली हिंदी, जैसे हमने देखा कि भाई हिंदी के कई भाषाएं कई बोलियां हैं, लेकिन उनमें से जो खड़ी बोली हिंदी है उसी को मानक हिंदी माना जाता है। तो एक थोड़ी सी मैं कहूं कि ब्रीफ में करने की कोशिश मैंने की, लेकिन फिर भी ब्रीफ में करने का मतलब भी ये नहीं होता कि मैं आपको पढ़कर सुना दूं खाली। तो पढ़कर सुनाना था तो सिलेबस मैंने बहुत पहले ही शेयर कर रखा है, पूरा का पूरा डिटेल्ड हमारी वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, टीजीटी और पीजीटी दोनों का। तो ये एक मेरा आपको वीडियो देने का पर्पज ये था कि आपको एक आइडिया लगे कि भाई किस टॉपिक के अंदर क्या बातें छिपी हुई हैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ टॉपिक्स लिखे हुए मेन, इसके अंदर की बातें आपको नहीं पता है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो मैंने आपको आइडिया देने की कोशिश की है। आपको अगर ठीक लगी वीडियो तो आप इसको शेयर करिएगा और नीचे कमेंट करके आप अपनी बात कह सकते हैं। किसी को अगर कोर्स ज्वाइन करना होता है टीजीटी और पीजीटी हिंदी का, जो कि 20 जुलाई से शुरू कर रहा हूं मैं ही उसमें पूरा पूरा पाठ्यक्रम आपको पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही मनोरंजक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से साहित्य का रसास्वादन करते हुए आप अच्छे से अच्छे स्कोर ला सकें। इसी क्रम में, इसी कोशिश में मैं रहूंगा आपके साथ, और आप भी उसी के साथ मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग यौगिक रूप से, संयुक्त रूप से कुछ बहुत बेहतर प्रयास करेंगे और बहुत बेहतर परिणाम लेके आएंगे, जैसा कि केवीएस में लाते रहे हैं, जैसा कि नवोदय विद्यालय में लाते रहे हैं। तो जो भी परिणाम हम पहले लाते रहे वो भी आपकी मेहनत की बदौलत है, आगे भी आपकी मेहनत ही काम आएगी। हमारी तरफ से तो मार्गदर्शन होगा, और हमारा मार्गदर्शन हमेशा ही एक बराबर ही तरीके से उचित रहता है बच्चों के लिए। बच्चों की मेहनत ऐसी होती है जो हमें गर्व करने का अवसर देती है। तो देखना यह है कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, जो कि खुद भी गौरवान्वित होना चाहते हैं और हमें भी गौरवान्वित करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं अपनी क्लासेस के अंदर 20 जुलाई को। इन बिटवीन आपको कुछ और वीडियोस में कोशिश करता हूं प्रोवाइड करने की, ताकि जिनके मन में कोई भी संशय हो, जिनके मन में कोई भी डाउट हो, वो डाउट अपना दूर करें, फिर हमारे साथ जुड़ें। हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो डाउट माइंडसेट के साथ मत जुड़िए। उसके लिए आप जो है, पूरी दुनिया बाकी है, आप डाउट करते रहिए, संदेह करते रहिए। हमारे साथ तब जुड़िए जब आप पूरी तरह से विश्वास करते हो हमारे में, जब पूरी तरह से आपको ये पता हो कि भाई यहाँ पे मेहनत करने से परिणाम अच्छे आ सकते हैं, तभी आप हमारे साथ जुड़िए। चलिए, तो इसी पे इसको खत्म करते हैं वीडियो को। वैसे भी ना चाहते हुए भी लंबा हुआ है वीडियो, बट फिर भी आपके काम का होगा तो निश्चित रूप से आप पूरा देख रहे होंगे और आप इसको अप्रिशिएट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं, या फिर मिलते हैं सीधे सीधे 20 जुलाई को अपने बैच में। बैच के लिए आपको जो लिंक है एडमिशन के लिए और कोर्स की डिटेल जानने के लिए, डेमो क्लासेस वगैरह के लिए, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कैप्शन में एज द केस में भी आप जो है मिल जाएगा। आप उस पर जा सकते हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। आपको मिलते हैं फिर से, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और प्रसन्न रहिए। थैंक यू सो मच।